इस वीडियो में हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का 13th चैप्टर बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स रीड कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो नोट्स रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल होता क्या है? ये एक टेक्निक होती है कॉस्ट को कंट्रोल करने की या कॉस्ट की फोरकास्टिंग करने की। हम लोग कॉस्ट का एस्टिमेट लगाते हैं कि कितनी कॉस्ट आने वाली है और उसको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। अब बजट कंट्रोल में करते क्या है, एक बजट प्रिपेयर किया जाता है कि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को और जो बजट बनाया था उनको आपस में कंपेयर करते हैं। बजट तीन तरह के होते हैं: कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट और फंक्शनल बजट। कैश बजट क्या होता है? ये मैनेजमेंट के लिए, कैश मैनेजमेंट के लिए एक यूजफुल टूल है। इसको 3 स्टेप्स में हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले तो एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज को निकालो बजट पीरियड के लिए, और फिर उसके बाद में निकालना है एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो उसी बजट पीरियड के लिए। अब इनफ्लो में से आउटफ्लो जो है लेस कर देंगे तो एस्टिमेटेड सरप्लस आ जाएगा, या अगर कम हुआ तो एस्टिमेटेड डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, और आगे इसमें क्या है, कैश बजट की हेल्प से डिसीजन लिए जाते हैं। अगर सरप्लस आया तो उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, और अगर डेफिसिट आया तो उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे। और कैश बजट जो है ऐसे प्रिपेयर करता है, इसका परफॉर्मा कुछ ऐसा है। ये हम पीरियड के लिए बनाते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट मंथ के लिए हो गया है, सेकंड मंथ के लिए, ये थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, इसके लिए अलग अलग कॉलम बन जाएंगे। फिर फर्स्ट जो मंथ होगा उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, बाकी के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा जो कि फर्स्ट मंथ के से स्टार्ट होगा। फिर हम लोग सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर रिसिप्ट लिख देंगे। रिसिप्ट कैसे? कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अदर रिसिप्ट्स, लोन रेज किया है, डिविडेंड रिसीव किया है, वो सारी चीज़ें लिख देंगे, उसका टोटल लगा लेंगे रिसिप्ट्स का। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पेमेंट्स। पेमेंट्स में हम लोग सारे एक्सपेंसेस, परचेज में जो एक्सपेंस किया है, सैलरी पे कर दी, अदर पेमेंट्स, सारी पेमेंट्स लिख देंगे, फिर उसका टोटल लगा देंगे। फिर जो हमने रिसिप्ट्स ली थी और पेमेंट्स की थी उनमें से ए में से बी को लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। और जो फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही सेकंड मंथ का ओपनिंग बैलेंस होने वाला है, तो उसको, उस बैलेंस को ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर बाकी सारी रिसिप्ट्स उसका टोटल, बाकी सारी पेमेंट्स उसका टोटल, और फिर बैलेंस निकाल देंगे, फिर उसको थर्ड मंथ पे ले जाएंगे, और आगे भी ऐसे ही करेंगे। ये था कैश बजट, जो कि सिंपल सा था। और उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? जब बजट अलग अलग प्रोडक्शन लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, तो उसको फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बनाए 70,000 यूनिट्स के लिए बजट बना रहे हैं, और 80,000 यूनिट्स के लिए बना रहे हैं, और 1 लाख यूनिट्स के लिए बना रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल बजट हो गया। अब फ्लेक्सिबल बजट ये मान के चलता है कि सारी कॉस्ट जो है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। फ्लेक्सिबल बजट का परफॉर्मा कुछ ऐसा है। इसको बनाने के लिए हम लोग इस बार मंथ नहीं लिखने वाले, अलग अलग एक्टिविटी लेवल या प्रोडक्शन लेवल लिख सकते हैं, जैसे कि 70,000, 80,000, 1 लाख यूनिट्स, ऐसे अलग अलग यूनिट्स लिखने वाले एक्टिविटी लेवल लिखेंगे। और फिर जो फर्स्ट जो लेवल होगा, एक लेवल की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी, तो हम सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और उसके बाद में जो कॉस्ट गिवन होगी उस वेरिएबल कॉस्ट को प्रोपोर्शनेटली चेंज कर देंगे आगे के एक्टिविटी लेवल के लिए। ये कैसे करेंगे क्वेश्चन में बताऊंगा, और प्रोपोर्शन में चेंज करना सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड। इसमें जो वेरिएबल होगी उसको गिवन होगा, उसको फर्स्ट कॉलम में ऐसे कैसे लिखेंगे, और वेरिएबल को प्रोपोर्शनेटली चेंज कर देंगे। लेकिन जो इसका फिक्स्ड पार्ट होगा, वो जो गिवन होगा वो आगे के एक्टिविटी लेवल के लिए भी अनचेंज्ड रहेगा, बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसा आगे भी लिखना है। और फिक्स्ड कॉस्ट सब में बिल्कुल सेम लिखनी है। मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है कि ये कॉस्ट तो आने ही वाली है, आप चाहे प्रोडक्शन को कितना भी कम ज़्यादा कर लो, वो कॉस्ट कम नहीं हो सकती, वो उतनी तो है ही, तो वो अनचेंज्ड रहती है। जब क्वेश्चन चेंज करने के लिए बोलता है कि इतने % से इंक्रीज हो गई, तब हम उसको इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज करने के बाद लिखेंगे, और फिर आगे अनचेंज लिखेंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा सब में। फिर टोटल कॉस्ट ऐड कर देंगे, तो हम बजट कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए बनाते हैं, और ये टोटल कॉस्ट आ गई, फ्लेक्सिबल बजट बन गया। और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हम लोग करेंगे फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट के नोट्स ये रहे।
फंक्शनल बजट होता क्या है, जब हम अलग अलग फंक्शन के लिए, ईच फंक्शन के लिए एक सेपरेट बजट तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शनल बजट। अब फंक्शन कौन कौन से, जैसे हम लोग परचेज डिपार्टमेंट के लिए परचेज बजट बना रहे हैं, सेल्स बजट बना रहे हैं, प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं, तो वो कहलाएगा फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं इंडस्ट्री के एक फैक्टर के बेस पे प्रिपेयर किया जाता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में दो फैक्टर यूज में लेते हैं, या तो सेल्स लेंगे या प्रोडक्शन लेंगे। अब इसका एक चार्ट है, ये ऐसा है कि सेल्स बजट बनेगा प्रोडक्शन बजट से, और प्रोडक्शन बजट जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, क्योंकि प्रोडक्शन तीन चीज़ों से मिलकर होता है, रॉ मटेरियल से, उसमें हम लेबर लगाते हैं और ओवरहेड खर्च करते हैं, तो कुल मिला के प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये तीन बजट है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट और लेबर आवर बजट या वेजेस बजट भी बोल सकते हैं, तो मैन पावर बजट भी बोल सकते हैं, और ओवरहेड बजट। और रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो बजट है उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज बजट भी उसका पार्ट है। तो सेल्स बजट कैसे बनता है, सेल्स बजट बनाने के लिए हमको ये जितना हमने प्रोडक्शन किया है और जितना ओपनिंग स्टॉक आया था, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब कि इतना कुल मिला के जो स्टॉक था वो हमने बेचना था, लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, उसको लेस कर देंगे, तो जो बाकी का था वो सारा बिक चुका है, वो उसका सेल्स बजट हो गया। प्रोडक्शन में से मतलब कुल मिला के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमने 50 यूनिट्स बनाई और 10 यूनिट्स हमारे पास पहले से पड़ी थी, और जो है 20 यूनिट्स जो है हमने क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में बच गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 यूनिट्स जो है वो हमने सेल कर दी। 50 का हमने प्रोडक्शन किया, 10 हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक था जो पहले से पड़ा था, कुल मिला के हमारे पास 60 यूनिट्स थी, और 20 अभी भी पड़ी हैं, यानी कि 40 का हमने सेल कर दिया। आगे चलते हैं। आगे आता है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट को कैसे निकालते हैं, हमने जो यूनिट सेल्स बजट जो बनाया है, सेल्स बजट में ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसका मतलब क्या है कि मान लो हमने 50 यूनिट्स जो है वो हमने सेल कर दी थी, तो उसका प्रोडक्शन तो हुआ ही होगा, 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन तो हुआ ही होगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है हमने उसका भी प्रोडक्शन किया है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है मान लो 20 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, और जो ओपनिंग स्टॉक हमने आया था उसका हमने प्रोडक्शन नहीं किया। ओपनिंग स्टॉक मान लो कि 10 यूनिट्स का हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, तो कुल मिला के हमारे पास जो 60 यूनिट्स जो है उसका हमने इस साल प्रोडक्शन किया है, और बाकी मतलब कि प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन बजट जो है वो इस तरह से निकाल लेंगे। और रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट जो आएगा वो कैसे आएगा, जो हमने प्रोडक्शन बजट बनाया है, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है उसको रॉ मटेरियल पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा देंगे कि एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल इतना लगता है, तो कुल मिला के हम जितना प्रोडक्शन करने वाले हैं उसमें कितना कंजम्पशन होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा। ये दूसरे तरीके से भी निकल सकता है, हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर देंगे, उसमें परचेस ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, इससे भी निकाला जा सकता है। और लेबर आवर बजट क्या होता है, लेबर आवर बजट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्शन क्वांटिटी को लेबर आवर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा देंगे कि एक यूनिट को बनाने में इतने इतने घंटे लगते हैं, तो कुल मिला के जो प्रोडक्शन है उसको करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमारा लेबर आवर बजट हो जाएगा। और वेजेस बजट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेजेस बजट निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो हमने बजटेड लेबर आवर्स निकाले थे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे वेजेस रेट पर आवर, कि एक आवर के लिए हम इतना वेजेस पे करते हैं, तो कुल मिला के बजटेड आवर्स हम जितने आवर्स काम करने वाले हैं उसके लिए कितने वेजेस पे करने पड़ेंगे, तो वो आ जाएगा। इसको निकालने का एक और तरीका है, हम प्रोडक्शन क्वांटिटी के हिसाब से भी वेजेस पे करते हैं कई बार। हम कितने एक क्वांटिटी को बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर कॉस्ट पे करते हैं, उसको प्रोडक्शन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास में वेजेस बजट आ जाएगा। मैन पावर बजट, मैन पावर बजट क्या होता है, हम बजटेड लेबर आवर्स को डिवाइड कर देते हैं वर्किंग आवर पर वर्कर ड्यूरिंग बजटेड पीरियड। मान लो कि हमको 400 घंटे काम करना है, 400 घंटे टोटल मिला के काम करना है, और जो हमारा बजटेड पीरियड है उसमें एक वर्कर काम करता है 40 घंटे, 40 घंटे एक वर्कर काम करता है, तो कुल मिला के हमें कितने वर्कर्स चाहिएंगे, उसी को बोलते हैं वेजेस मैन पावर बजट, उसी को बोलते हैं मैन पावर बजट। तो उसमें कुल मिला के हमें 10 वर्कर्स चाहिएंगे ताकि हम 400 घंटे का प्रोडक्शन निकाल सकें, तो ये हो गया हमारा मैन पावर बजट। इसके बाद में कौन सा बजट आता है, इसके बाद में बजट आता है ओवरहेड बजट।
ओवरहेड बजट को निकालने का भी सिंपल सा तरीका है। बजटेड लेबर आवर्स को ओवरहेड पर आवर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 घंटे काम करने कितने ओवरहेड्स आते हैं, इतने घंटे हम लोग काम करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल ओवरहेड बजट आ जाएगा। और प्रोडक्शन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा देंगे अगर हम ओवरहेड पर यूनिट से, तो भी ये निकाला जा सकता है कि 1 यूनिट बनाने में इतना ओवरहेड आता है हमारा, तो प्रोडक्शन क्वांटिटी इतनी यूनिट्स हम बनाने वाले हैं, तो टोटल ओवरहेड्स कितने होंगे। अब एक है रॉ मटेरियल परचेज बजट। ये कैसे निकलेगा, रॉ मटेरियल जो हमने कंजम्पशन किया है उसको हमने परचेज तो किया ही है, उसमें हम ऐड कर देंगे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो जो पड़ा है वो भी परचेज किया हुआ है, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमने इस साल परचेज नहीं किया, इसको लेस कर देंगे, तो इस साल का परचेज बजट आ जाएगा। अब ये था हमारा बजट। अब इसको आगे लेकर चलते हैं। अब इसके नोट्स जो है हमने रीड कर लिए, इतने तो रीड कर लिए कि हम लोग प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन कर पाएँ, और प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे। सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रैक्टिस मैनुअल के। ओके, बाय बाय।